स्टार्टिंग में हम स्पेस में 3 साइंटिस्ट को देखते हैं जिनका नाम ब्रायन, मार्कस और जोसिंडा फाउलर था। अब अचानक से एक अजीब सी चीज जाके स्पेस शटल से टकराती है, जिससे मार्कस स्पेस में कहीं गुम हो जाता है और ब्रायन किसी तरह स्पेस शटल के अंदर चला जाता है, जहां वो फाउलर को बेहोश पाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अजीब सी चीज मून पे होल बना रहा था। अब हम अर्थ में शिफ्ट होते हैं और ब्रायन की वाइफ ब्रेंडा और उसके बेटे सनी को देखते हैं। सनी वो न्यूज़ देख रहा था जिसमें ब्रायन को नासा वालों ने इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा के उसे नासा से निकाल दिया। अब 10 साल बीत जाते हैं और हम केसी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन में होता है। वो वहाँ चोरी छिपे प्रोफेसर के कैबिन में घुस के किसी से मून के ऑर्बिटल रिकॉर्ड्स मांगता है। फिर जब वो उस रिकॉर्ड को चेक करता है तो हैरान हो जाता है। फिर वो नासा के डायरेक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता। अब हम फाउलर को देखते हैं जिसका जिमी नाम का एक बेटा होता है और फाउलर अब नासा की डिप्यूटी डायरेक्टर बन चुकी थी। अब जब फाउलर रिसर्च सेंटर पहुंचती है तो उससे पता चलता है कि मून की ऑर्बिट कम हो रही है और मून से कुछ गैस भी निकल रही है। उधर जिमी ब्रायन से मिलने के लिए म्यूजियम पे जाता है क्योंकि उस दिन एस्ट्रोनॉट डे था, तो ब्रायन बच्चों को स्पीच देने आने वाला था। और जब ब्रायन वहां पहुंचता है तो जिमी उसे सारी बातें समझाने की कोशिश करता है, पर ब्रायन उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। अब जब ब्रायन घर लौट के आता है तो न्यूज़ के जरिए उसे पता चलता है कि ओवर स्पीडिंग करने की वजह से पुलिस ने सनी को अरेस्ट कर लिया है। फिर अगले दिन कोर्ट में ब्रायन की वजह से सनी के हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रायन ब्रेंडा का एक्स हस्बैंड था और ब्रेंडा का न्यू हस्बैंड टॉम था। फिर हम केसी के मॉम को देखते हैं जिन्हें भूलने की बीमारी थी। अब हमें नासा से पता चलता है कि मून 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ के चक्कर लगा रहा है और धीरे धीरे अर्थ के नज़दीक आ रहा है और इन सब के पास 3 हफ्ते का टाइम है। फिर वो सब सैटेलाइट फुटेज से मून के ऊपर एक बड़ा गड्ढा बना हुआ देखते हैं। तभी ये बात ट्विटर पर लीक हो जाती है, जबकि ये लोग उसे सीक्रेट रखना चाहते थे। ब्रायन भी ये बात जानकर हैरान हो जाता है। फिर नासा और यूरोपियन एजेंसी मिलके एक जॉइंट मिशन करते हैं और अपने एक क्रू को स्पेस में भेजते हैं। ये बात जानकर लोगों का डर यकीन में बदल जाता है। फिर चारों ओर अफरा तफरी और लूटपाट मचने लगती है। अब ब्रायन केसी को ढूंढने लगता है। फिर हम स्पेस में नासा के क्रू को देखते हैं और वो लोग मून के उस होल में एक प्रोब भेजते हैं ताकि उसके अंदर का जायजा ले सके। ब्रायन केसी को ढूंढते हुए एक होटल पे पहुंचता है। केसी उससे कहता है कि मून एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर एक मेगा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके कोर में एक वाइट स्टार मौजूद है जो मून को ऊर्जा देती है, और उस स्टार को कुछ तो हुआ है जिस वजह से मून अपनी ऑर्बिट से भटक रहा है। उधर प्रोब होल में से वापस निकलने लगता है और मून की ऑर्बिट वापस अपनी जगह पे आने लगता है। ये देख के सब घबरा जाते हैं। फिर मून के उस होल में से वो अजीब सी ऑब्जेक्ट निकलती है जो कि कैप्सूल के अंदर घुस के तीनों एस्ट्रोनॉट को मार देता है। अब मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समंदर का पानी जमीन पे आने लगता है। फिर एक बड़ी सुनामी आने लगती है। अब फाउलर के बातों से हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट एक मशीन है जिसमें इंटेलिजेंस है, यानी कि वो एक तरह का एआई ऑब्जेक्ट है और इसीलिए वो किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को जान लेता था। इस बात से घबरा के नासा के डायरेक्टर आल्बर्ट वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो फाउलर को अपनी आई कार्ड दे देता है और होल्डन फील्ड नाम के एक आदमी से मिलने के लिए कहता है। फिर फाउलर उसे मिलने जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि ब्रायन जो भी बोल रहा था वो सब सच था। स्पेस में उन पे उसी एआई ऑब्जेक्ट ने हमला किया था और नासा को ये बात पता थी, पर वो इस बात को छुपा के रखना चाहते थे। फिर हम फाउलर की एक्स हस्बैंड डक को देखते हैं जो कि मिलिट्री में होता है। अब मिलिट्री वाले ब्रायन को लाने के लिए उस होटल पे जाते हैं। फिर फाउलर उसे वो फुटेज दिखाती है और उससे स्पेस में जाके उस एआई ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने को रिक्वेस्ट करती है और इसके बदले ब्रायन सन्नी को जेल से निकालने के लिए कहता है। अब वो सब म्यूजियम से एक स्पेस शटल को लाते हैं और डक के कहने पे कुछ मिलिट्री वाले जुल्लू X7 नाम का एक EMP डिवाइस को लेके आते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले सन्नी को जेल से निकाल लेते हैं और ब्रायन सन्नी को देख के बहुत खुश हो जाता है। अब अचानक से वहाँ पे भूकंप आता है जिससे स्पेस शटल का एक इंजन खराब हो जाता है। फिर सारे क्रू मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी केसी को पता चलता है कि
मून जब उनके ठीक ऊपर होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स दुगनी हो जाएगी, जिससे वो लोग स्पेस शटल को लॉन्च कर सकेंगे। और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्पेस शटल आसानी से स्पेस में खींची चली जाएगी। फिर ब्रायन, फाउलर और केसी स्पेस में जाने के लिए डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके क्रू मेंबर्स वहां से जा चुके थे और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो लोग अपने बच्चों को एक साथ डक के पास भेजते हैं और वो सब नो इलेक्ट्रॉनिक सूट पहन के स्पेस शटल को लॉन्च करने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक से मून की ग्रेविटी की वजह से एक बड़ी सुनामी आती है। फिर ब्रायन स्पेस शटल को लॉन्च कर देता है, पर वो पानी के अंदर चला जाता है, मगर स्पेस शटल जैसे तैसे लॉन्च हो जाती है। फिर बीच रास्ते में स्पेस शटल का एक इंजन खराब हो जाता है, तो ब्रायन स्पेस शटल को रॉकेट से अलग कर देता है और स्पेस शटल मून की ग्रेविटी की वजह से स्पेस में चली जाती है। अब वो लोग शटल को रिफ्यूलिंग करते हैं, तभी मून उनकी तरफ आती है। उधर रास्ते में कुछ लोग सन्नी से गाड़ी छीन लेते हैं। अब वहाँ ब्रायन शटल के पावर को ऑफ कर देता है ताकि वो एआई ऑब्जेक्ट इन्हें ढूंढ ना ले, और शटल को मैन्युअली चलाता है। पर मून के एक मलबे की वजह से शटल का एक विंग टूट जाता है। उधर मून की ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें हवा में जाने लगती है। अब ब्रायन लैंडर को लेके मून के उस होल के ऊपर जाता है और ईएमपी डिवाइस को एक्टिवेट करके शटल में वापस आ जाता है। फिर वो एआई ऑब्जेक्ट बाहर निकल के उस ईएमपी डिवाइस पे हमला करने के बजाय शटल पे हमला करता है, तो ब्रायन ईएमपी डिवाइस की रिमोट को तोड़ देता है। फिर भी वो एआई ऑब्जेक्ट नहीं रुकता, तो ब्रायन को केसी के फोन के बारे में याद आता है, तो वो उसे तोड़ देता है। फिर एआई ऑब्जेक्ट वहां से चला जाता है। दरअसल वो एआई ऑब्जेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ ऑर्गेनिक चीजों को भी ढूंढ लेता था। इसलिए उसने ईएमपी डिवाइस के बजाय शटल पे अटैक किया। उधर सन्नी माइकल और जिमी को लेके उसके मॉम के पास पहुंच जाता है। तभी रेडियो में एटमॉस्फेरिक डिसिपेशन का अनाउंसमेंट होता है, यानी कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जिससे सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। फिर ब्रायन लैंडर से फाउलर और केसी के साथ उस होल के अंदर जाता है। अब उनका स्पेस शटल भी क्रैश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो लोग मून के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर अंदर जो देखते हैं उससे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि केसी की बात बिल्कुल सही थी। मून वाकई में एक मेगा स्ट्रक्चर था और उसके कोर में एक स्टार भी मौजूद था। तभी वो एआई ऑब्जेक्ट इन पे हमला कर देता है, पर इनका लैंडर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने आप उड़ के एक वाल के अंदर खींची चली जाती है। उधर टॉम और सन्नी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके सबके साथ वहां से निकल पड़ते हैं। तभी डग उन्हें कांटेक्ट करता है, तो उसे पता चलता है कि फाउलर भी आउटर स्पेस में गई है। अब हवा में ऑक्सीजन खत्म होता है, तो ये सब ऑक्सीजन टैंक लगा के वहाँ नजदीकी एक टनल की तरफ जाते हैं। फिर हम फाउलर और केसी को देखते हैं। उनके साथ ब्रायन नहीं था, पर उन्हें कोई तो गाइड कर रहा था। अब हम ब्रायन को देखते हैं, जिसको मून के ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए सारी सच्चाई मालूम पड़ जाती है। दरअसल कई करोड़ों साल पहले गैलेक्सी के दूसरी तरफ इंसानों के पूर्वज रहते थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जो कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चलती थी। मगर एक वक्त आया जब एआई उनके कंट्रोल से बाहर हो गई और वो नैनो टेक्नोलॉजी से बने ऑब्जेक्ट्स में बदल गई। फिर एआई ने जंग शुरू करके सब कुछ मिटा दिया। तो इंसानों के पूर्वज गैलेक्सी के एक सीक्रेट प्लेस में जाके बहुत सारे मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए, जिनको एक स्टार ऊर्जा देता था, पर उनमें से सिर्फ एक ही लॉन्च हो पाया। फिर एआई ने उनको ढूंढ के उन्हें खत्म कर दिया। फिर वो मेगा स्ट्रक्चर, जिसको हम मून कहते हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम में आके हमारे अर्थ को बनाया और इंसानों के पूर्वजों के डीएनए से इंसानों को बनाया। फिर फाउलर और केसी ब्रायन के पास पहुंच जाते हैं और ब्रायन उन्हें सब कुछ बताता है और वो देखते हैं कि उनकी लैंडर भी अब ठीक हो चुकी थी और वो ईएमपी डिवाइस भी अपग्रेड हो गई थी। अब वो लोग उस एआई को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं और उधर टॉम की बेटी निकी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो टॉम उसे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर देके भेज देता है और खुद बिना ऑक्सीजन के मर जाता है। अब मून अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगता है, तो मिलिट्री वाले मून पे न्यूक्लियर अटैक करने की सोचते हैं, मगर डग उनका साथ नहीं देता, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी एक्स वाइफ फाउलर सब कुछ ठीक कर देगी। अब मून की वजह से चारों तरफ तबाही मचने लगती है। उधर ब्रायन लैंडर को होल के अंदर लेके जाता है और खुद ईएमपी के साथ रोवर में रुकने का फैसला करता है और उन दोनों को लैंडर लेके चले जाने को कहता है, जिससे फाउलर और ब्रायन के बीच बहस हो जाती है और इसी बीच केसी रोवर में जाके उसको लॉक कर देता है। फिर वो रोवर को लैंडर से डिटैच कर देता है। फिर वो एआई आके रोवर को निकल लेता है और तभी केसी ईएमपी को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो एआई खत्म हो जाती है।
उधर मून आर्थ से टकराने वाला होता है कि उसी वक्त फाउलर ब्रायन को लेके मून से बाहर निकल आती है और मून वापस अपनी ऑर्बिट में जाने लगता है और अर्थ तबाह होने से बच जाती है। अब हम देखते हैं कि सब लोग सेफ होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मून अपने आप को रिपेयर कर रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।